नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो बेल यानी जमानत के ऊपर है। जमानत से संबंधित आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, किन मामलों पर आपको जमानत मिल सकती है, कैसे आप जमानत ले सकते हैं, किस तरीके के अपराध के लिए, किस तरीके के आरोप के लिए आपको जमानत के लिए कहां अप्लाई करना होगा, कैसे जमानत की अर्जी आपको दाखिल करनी होगी, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनिल हुड्डा जी। हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, जब हम बेल के बारे में बात करते हैं तो दरअसल जमानत यानी बेल का मतलब मैं चाहूंगा पहले आप दर्शकों को समझाएं। बेल बेसिकली किसी भी जो ट्रायल चलता है और जब तक ट्रायल चलता है उस टाइम तक जो इंटरिम प्रोटेक्शन इंटरिम रिलीज किया जाता है किसी भी एक्यूज को, हम उसे बेल कहते हैं। बेल नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो जमानत जो हमें जिस टाइम पे केस चल रहा होता है उस टाइम पे हमारे को दी जाती है। हम जेल से बाहर होते हैं, जिस टाइम पे सज़ा हो जाती है उस टाइम पे हमारे को जेल के अंदर जाना पड़ता है। उससे पहले जो रिलीज़ किया जाता है टेम्परेली उसे हम बेल कहते हैं। जी ठीक है सर। बेल के बारे में हम जब बात करते हैं तो दो तरह के ऑफेंसेस की बात करते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये दोनों दरअसल क्या है, दोनों में क्या प्रावधान है बेल के? बेलेबल ऑफेंसेस कुछ पैटी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें सज़ा बहुत कम होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कुछ वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें हमारे को बेल कोर्ट से लेनी पड़ती है। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल पुलिस ऑफिशियल्स ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ले सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको कोर्ट में ही जाना पड़ता है बेल की एप्लीकेशन फाइल करके, एंड देन यू गेट बेल फ्रॉम देयर। ठीक है सर। बेलेबल ऑफेंस की जब बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि थाने से ही आप बेल करा सकते हैं, लेकिन उस जमानत का उस बेल का पूरा प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, जिस टाइम पे भी कोई बेलेबल ऑफेंस होता है, जैसे आप एक्सीडेंट हो गया, कोई 279, 337, 38 के ऑफेंसेस हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट है या किसी की डेथ भी हो जाती है, दैट इज ऑल्सो बेलेबल। In that case, पुलिस ऑफिशियल विल टेल यू, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल टेल यू कि आपको इस अमाउंट का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा और उस टाइम पे आपको कुछ श्योरिटी देना पड़ता है। कोई श्योरिटी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कि हाँ मैं आपके सामने इसको प्रोड्यूस करूँगा एंड ही मे बी रिलीज ऑन बेल, एंड दैट इज बेसिकली द इनबेलेबल ऑफेंस। ठीक है। इसमें सर जहाँ तक हम नॉर्मली देखते हैं तो कुछ गारंटर भी इसमें साथ में शामिल किए जाते हैं जो कि गारंटी देते हैं, तो उनका रोल क्या होता है और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन गारंटर बन सकता है? उन्हीं को ही श्योरिटी बोलते हैं। कोई भी ऐसा आदमी जिसका पूरा कंट्रोल उस आदमी के ऊपर है जो एक्यूज है, जैसे कि वो उसको पेश कर सकता है कोर्ट के अंदर, अगर वो उसको पेश कर सकता है, उसका कंट्रोल उस आदमी के ऊपर है, तभी वो बेल देने के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। बेल बॉन्ड की जब बात करते हैं सर, कुछ राशि हमें देनी पड़ती है, कुछ पैसा हमें देना पड़ता है जिसको मतलब
थाने से भी जमानत लेते हैं, तो वो पैसा कौन निर्धारित करता है, वो कैसे निर्धारित होता है? बेसिकली अगर आप पुलिस से बेल लेते हैं तो राशि निर्धारित करता है पुलिस ऑफिशियल, दैट इज इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट निर्धारित करती है कि बेल बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा। जी ठीक है। तो मुंबई से सूरज हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। सूरज, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी सूरज। हाँ, नहीं मैं वही पूछ रहा था कि आपसे हेल्प चाहिए था जी। क्योंकि मेरा वकील जो है निचला कोर्ट से ले जाके, मतलब ये नीचे को स्मॉल कोर्ट में हार गया, फिर हाई कोर्ट में ले जाके डिसमिस कराया। हेलो, आप बेल की बात कर रहे हैं सिर्फ? हाँ, क्या मामला है सर सूरज आपका? किस मामले का क्या केस क्या है आपका? नहीं मेरा जो था वकील जो था नीचे जो था, मतलब घर का मामला है। मेरा वकील ने मतलब नीचे ही मतलब हार गया है और बराबर लड़ा, नीचे जाके ऊपर जाके डिसमिस था अपना हाई कोर्ट में जी। तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाके वहाँ पर ही पता नहीं क्या किया और हमको घर खाली करने का मतलब ऑर्डर आ गया। सूरज, बेहतर होगा कि आपके केस से संबंधित जितने भी कागजात रहे हैं वो तमाम कागजात पहले हम तक भेज दीजिए, ताकि उन आपके केस को पढ़ने के बाद और अभी तक अलग अलग कोर्ट में जहां आप गए हैं उन कोर्ट की तरफ से क्या वहां पर डायरेक्शन रही है, क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया, इन तमाम चीजों को देखने के बाद और आपकी तरफ से क्या क्या तथ्य पेश किए गए हैं, और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आपके वकील की तरफ से कुछ गड़बड़ रही है, तो वो तमाम चीजों को देखने के बाद हम लोग इस बारे में एलिजिबल हो पाएंगे। सर देखिए, मेरे को लगता है कि ये किसी सिविल केस के बारे में बात कर रहे हैं जो रेंट से कंसर्निंग है, या कोई भी सिविल केस है उसका बेल से कोई लेना देना नहीं है जी, जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। जी जी ठीक है। सर, जो बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की जो बात कर रहे हैं, तो अगर अदालत से हम लोगों को लेना पड़ती है जमानत की, तो उसकी प्रोसीजर पूरा क्या रहता है? देखिए, आप एक बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट के सामने। अगर आपका केस चल रहा है निचली अदालत में, जैसे कि हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कुछ स्टेट्स में दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं, तो हमें वहाँ पर एक बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। उसमें हमारे को अपने सारे ग्राउंड्स लिखने होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इस केस में बेल दी जाए या नहीं दी जाए। जी ठीक बात है। सर, बेल रिजेक्शन के हम लोग क्या क्या ग्राउंड्स वैसे मान सकते हैं जो बेल रिजेक्ट की जाती है? देखो, बेल रिजेक्शन के ऊपर वी हैव टू सी द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कि वो ऑफेंस कितना सीरियस है। सेकेंडली, दैट द एक्यूज में फ्ली फ्रॉम जस्टिस, अगर वो एक्यूज भाग जाता है और हम उसे दोबारा पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये भी एक कंसिडरेशन रहता है। उसके अलावा क्या साक्ष्य हैं कोर्ट के सामने कि हाँ भाई उसमें एविडेंस में क्या क्या आया है, पुलिस ने क्या सबूत उसके खिलाफ इकट्ठे किए हैं, उन बेसिस पे अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो कोर्ट बेल रिजेक्ट कर सकते हैं। जी, इस वक्त सर रविंद्र हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। रविंद्र, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी रविंद्र। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र काम्बोज है, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी रविंद्र, मुझे पूछना है कि जो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है जी, इसमें मैं मेंबर रहा था, मुझे पेंशन मिलती है मेरठ ऑफिस से जी, और जो एडवाइस मिली थी मेरठ ऑफिस को वो मिली थी कैलकाटा ऑफिस में जी, क्योंकि मेरा पीएफ लास्ट टाइम पीएफ जो जमा होता था वो कैलकाटा में जमा होता था जी। तो पता लगने से मुझे ये लगा है कि मुझे जो पेंशन मिल रही है वो कम मिल रही है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, काफी ईमेल्स, काफी चिट्ठियां मैंने कैलकाटा और मेरठ को लिखी हैं जी। मेरठ वाले कैलकाटा में जवाब ऊपर डाल देते हैं, कैलकाटा वाले मेरठ में डाल देते हैं। तो मुझे ये पता नहीं लग पाया है कि मुझे कांटेक्ट किससे करना चाहिए, अगर कोई रिजॉल्व नहीं होता तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें? देखिए रविंद्र, किससे कांटेक्ट करना है ये तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ही पता करना होगा, क्योंकि हमारे संभव नहीं हो पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा पाएं। ये जरूर है कि अगर आपको इसमें कोई कानूनी सहायता चाहिए होती है तो अब तक आपके जितने भी कागजात आपके रहे हैं, जो शिकायत आपकी है और जो आप जिन प्रूफ के थ्रू आपको पता लगा कि आपको पेंशन कम मिल रही है, उन तमाम चीजों को आप अब तक भेज दीजिएगा। हमारे जो लीगल एसोसिएट्स हैं, जो लीगल सहयोगी हमारे हैं, वो तमाम चीजों को देखकर और जो कानून उस बारे में कहता है उसको पढ़कर बेहतर जानकारी आप तक, बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की हमने बात की थी, तो इसमें चार्जशीट का बहुत मुख्य रोल रहता है, तो क्या ऐसी भी कोई ड्यूरेशन है कि इतने दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी? हाँ, देखिए, अगर कोई एक्यूज अंदर है, जेल के अंदर है, अगर बाहर है तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर जेल के अंदर है तो अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें सजा आपकी जो है वो
लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है या 10 साल से ऊपर है, तो आपको आपके केस में 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए जी। अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती है, देन ऑन 91st डे यू हैव अ राइट टू गेट बेल. You have to move an application under section 167(2) CRPC, and straight away you will be getting bail as of right, because the police have failed to file a charge sheet against you and to complete the investigations against you. So it is as of right. And if the offense is less than 10 years, then within 60 days the police have to complete the whole of the investigation and file charge sheet in the court, and on 61st day, if it is more than it is less than 10 years, then you have the right to get bail on 61st day. ठीक है सर, यानी अगर 10 साल से किसी आरोप में सजा ज्यादा होती है तो 90 दिन का उसमें पीरियड दिया जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी. अगर पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो आप ऑटोमेटिकली बेल के हकदार हो जाते हैं. वहीं जो ऐसे जो केसेस जिसमें 10 साल से कम की सजा रहती है उसमें 60 दिन के अंदर अंदर आप पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी. ठीक है. हाँ, अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन 61st 62nd किसी भी दिन आप बेल एप्लीकेशन फाइल करके एज ऑफ राइट बेल ले सकते हैं. ठीक है. इस वक्त सर मध्य प्रदेश से राजू राय हम तो जुड़ चुके हैं. राजू, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए. चलिए राजू, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है. इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको कॉल करेगी और जल्द आप तक सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचाई जाएगी. इस वक्त छत्तीसगढ़ से सुमित हमारे दर्शक अब तक जुड़ चुके हैं. सुमित, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए. सुमित का कॉल भी सर अब तक पूरा पहुंच नहीं पाया है. सर, जो एक बात हम कर रहे थे कि क्या ऐसी भी कोई कैटेगरी बनी हुई है कि किन किन आरोपों में, किन किन अपराधों में आसानी से बेल मिल जाती है और कौन से हीनियस क्राइम को किस कैटेगरी में रखा गया है कि इसमें बेल जमानत नहीं मिल पाती? देखिए, हीनियस ऑफेंसेस हैं जैसे 302 मर्डर का केस होता है, रेप केसेस होते हैं 376 में, और रॉबरी, डकैती. All these are very serious offences in which as of right you can get bail, but if you can show to the court then that there is no evidence against you, then you can get bail. But bail is the rule is the bail is a rule and jail is an exception. Right. So you will be getting bail as of right, and jail will be an exception. But this depends upon the discretion of the court, because he have to see the seriousness of the offense, the nature of the charges against you, the conviction which is going to be there if you are found guilty, and if you are going to flee from the process of law, then certainly the bail can be rejected. Otherwise the bails are given. ठीक है. इस वक्त अभिषेक हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं. अभिषेक, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए. जी सर, मैं सीतापुर यूपी से अभिषेक तिवारी बोल रहा हूँ. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अभी वो रिटायरमेंट हो गए जी, लेकिन उनका एक विभागीय केस था जो कि रिटायर होने के बाद में वो खत्म नहीं हो पाया. उसके लिए सर वो अब कि मतलब उसका समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं और जो ग्रेजुएटी वगैरह पैसा है वो नहीं दे रहे हैं. तो इसमें सर हम क्या केस था अभिषेक जी? कुछ उनका मतलब कुछ मैटर था विभागीय. नहीं, विभागीय क्या मैटर था? मतलब सर, जैसे विभाग थ्रू केस होते हैं, वो चालक थे तो उसमें कुछ लड़ाई झगड़े का था आपस में साहब से. जी, ठीक है. तो क्या इस बारे में कोई शिकायत आपने कहीं दर्ज की है अभिषेक? जी, उसके लिए हम सर कोई अदालत तो नहीं गए हैं, लेकिन सर वो जैसे अगर कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में तो सारे केस समाप्त हो जाते हैं या नहीं समाप्त होते हैं? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. ठीक है सर, मैं आपके पास. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके रिटायरमेंट होने पे ही सारे क्रिमिनल केसेस खत्म हो जाएंगे. आपका क्रिमिनल केस चलता रहेगा. अगर आप उसमें बेकसूर पाए जाते हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स पीछे से मिलेंगे, जैसे कि ये केस आपके ऊपर कभी हुआ ही नहीं था. ऐसा नहीं है कि आपके सारे केसेस सिर्फ रिटायरमेंट पे खत्म हो जाएंगे जी. उसके लिए अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो आप उसको फेस कीजिए, उसके अंदर अपने एविडेंस लेके आइए, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, ना कि सिर्फ रिटायरमेंट से. ठीक है अभिषेक, उम्मीद मैं करता हूं कि जो बातें सर ने कही हैं वो बेहतर आपके लिए कामगार साबित होंगी और जो कार्रवाई पूरी चल रही है इसमें आपको बेहतर साथ उसमें साथ ही साथ आपको देना भी होगा. सर, आपके पास मैं आता हूँ इस चीज़ को लेकर कि नॉर्मल हम देखते हैं कि एक मेडिकल अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर भी मेडिकल ग्राउंड पर भी कई दफ़ा बेल के लिए अप्लाई किया जाता है. तो
क्या मेडिकल ग्राउंड बेल का एक बेहतर ग्राउंड बन सकता है, या फिर जेल के अंदर ही उनको बेहतर मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराकर उस ग्राउंड को खारिज किया जा सकता है? नहीं, ये डिपेंड करता है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। और उस टाइम पे आप इंटरिम बेल ले सकते हैं। इंटरिम बेल लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कोर्ट को कि वो जो आपका स्टेटस है और जिस तरीके की फैसिलिटीज आपको चाहिए वो आपको जेल के अंदर मुहैया नहीं करवाई जा सकती हैं, तो आपको बेल मिलती है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलती है। दोज आर बेसिकली इंटरिम बेल्स व्हिच आर गिवन, and after that the court see if you want extension of the time, certainly that is also granted in the it depends upon case to case। ठीक है। जो सर आपने बात की बेल शब्द का आपने इस्तेमाल किया, इंतरिम बेल, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बेल होती है कि जब तक केस चलेगा जब तक चलेगी। इंटरिम बेल 15 दिन के लिए भी हो सकती है, महीने के लिए भी हो सकती है, वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती है जी इंटरिम बेल। ठीक है। अच्छा, बेल रिजेक्ट होने का जो हम कारण सा समझते हैं वो भी आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये कहा जाता है कि बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यस, तो फिर बेल मिलने में अक्सर इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? देखिए, बहुत से केसेस होते हैं जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। अगर मान लीजिए हम मर्डर के केस में एज ऑफ राइट बेल देने लगे तो एक कयास सोसाइटी में हो जाएगा जो कि हम शायद नहीं चाहते हैं जी। एक ऐसी सोसाइटी हो जाएगी जो भय में, डर में रहेगी कि हाँ किसी भी टाइम पे मर्डर हो सकता है, किसी भी टाइम पे कोई भी वारदात हो सकती है। इसलिए सोसाइटी में एक बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ये रहे कि हाँ कि कानून अपना काम कर रहा है। इसीलिए जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें इतनी आराम से बेल कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। उसमें टाइम कई केसेस में बहुत साल भी लगते हैं, जैसे मर्डर केसेस हैं, रेप केसेस हैं, और अगर उन्हें बहुत जल्द एज ऑफ राइट बेल दे दी जाए तो सोसाइटी में कयास आ जाएगा। ठीक है। एक जो नॉर्मल हम लोग चीज़ देखते हैं सर, दरअसल छोटे शहरों में या गाँव में ही चीज़ देखते हैं कि जो दबंग पक्ष होता है उसके दबाव में आकर गिरफ्तारी हो जाती है। हाँ। और लेकिन जो केस दर्ज किया जाता है वो 1 या 2 दिन बाद भी करवाया जाता है, बीच में का जो चीजें होती हैं वो पीड़ित को भुगतनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसे ही स्थिति किसी के सामने आती है तो तब क्या चीज? देखिए, अगर आपका केस रजिस्टर नहीं हो रहा है तो आपको राइट है कि आप सीनियर ऑफिशियल से मिल सकते हैं। मान लीजिए आप SHO के पास गए और आपकी FIR लॉज नहीं हो रही है, तो आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या DCP के पास, जो भी आपके एरिया में सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके पास जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर वो फिर भी आपकी कंप्लेंट पे केस रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो आपको 200 CRPC में प्रोविज़न है कि आप कोर्ट में जाके सेम उन्हीं एलिगेशंस पे अपने केस को रख सकते हैं। कोर्ट फिर उसको देखेगी कि इसमें केस बनता है या नहीं बनता है। हो सकता है कि वो स्ट्रेट अवे कोर्ट कह दे कि इसमें FIR लॉज की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट खुद एक इंक्वायरी करे, उसमें सबकी गवाही ली जाए। अगर उसमें कुछ साक्ष्य पाया जाता है तो उसमें केस रजिस्टर कराने के ऑर्डर कर सकते हैं, और क्रिमिनल कंप्लेंट भी चल सकती है। FIR उस केस में लॉज नहीं होगी, लेकिन क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में चलेगी, और अगर उसमें उनकी सजा होती है तो सेंटेंस उनको दिया जाएगा। ठीक है सर। जैसे मर्डर जैसे जो क्राइम होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं, ऐसे में नॉर्मली तो किसी को कुछ राहत नहीं दी जाती, लेकिन 437 के तहत ये जानकारी में आया कि 437 के तहत आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें कुछ रियायत दी जाती है। हाँ, कुछ स्पेसिफाइड ऐसे कैटेगरीज हैं, जैसे ये वोमेन, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, ओल्ड इन्फर्म पर्सन्स, they can be granted bail under special provisions as enumerated in 437 CRPC। ठीक है सर। 437 की हमने बात की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 438 और 439 को भी हम पाते हैं, तो ये दोनों सेक्शन क्या है? 438 एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन होती है, इन विच द बेल कैन बी ग्रांटेड if you have the apprehension of being arrested, then the court can grant you bail, that will be called a pre-arrest, अग्रिम जमानत, pre-arrest bail। ठीक है। कोई भी कुछ भी होने से पहले ही आपको बेल मिल जाएगी, और अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसी टाइम पे ही पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, एंड द नॉर्मल ऑर्डर्स आर दैट द इवेंट ऑफ अरेस्ट ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है। इस वक्त सर राजेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं बाराबंकी से हम तक। राजेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। राजेश, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। सर, वारंट की जहां तक हम बात करते हैं तो क्या हर गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत होती है?
हाँ, वैसे आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अगर किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं देन यू मस्ट हैव वारंट्स, अदरवाइज यू बिकॉज दिस इज अ गारंटी व्हिच हैव बीन गिवन टू अस इन द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वारंट्स आर देयर, बट and if there is an urgency and there is an apprehension that the accused may flee away, then you can arrest without warrants also. And there is one more thing, that even a normal person can arrest without warrant, because if you know that somebody have committed a crime, certainly you can also arrest, you can also detain that person, and you can give the custody to the police. So in those cases, because otherwise he will flee and it will take time for arrest. चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हम तक जुड़ने के लिए, शो को बेहतर बनाने के लिए, उस बारे में बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी लोग न्याय की पहुंच से दूर हैं या किसी भी परिस्थिति के चलते, किसी भी कारण के चलते न्याय तक सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, कोई भी दिक्कत कानूनी रूप से आपके सामने आती है, तो हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। नमस्कार।